इल्विन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आइए, पर्यावरण में प्रदूषण वाला अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पढ़े और ध्वनि प्रदूषण का कुछ अंश जो अति महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से कि किस की आवाज़ ठीक में कितनी ध्वनि होती है, उसको डेसिबल में, मतलब आवाज़ की तीव्रता क्या होती है, उसको डेसिबल में कैसे व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, द्वार में प्रवेश करने की ध्वनि कितनी होती है? 0 डेसिबल। ठीक। पत्तियों की खड़खड़ाहट, मतलब पत्तियों की जो आवाज़ होती है वो कितने डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न करती है? 10 डेसिबल की। फुसफुसाहट, हम लोग जब धीरे धीरे कान में बात करते हैं, ठीक, तो उस ध्वनि की तीव्रता 30 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल होती है। कमरे की ध्वनि की तीव्रता 40 डेसिबल है। टेलीविज़न के ध्वनि की तीव्रता 70 डेसिबल है। ट्रक की आवाज़ की तीव्रता 80 डेसिबल है। ज़ोर से चिल्लाने पर 90 डेसिबल की तीव्रता उत्पन्न होती है। जेट इंजन का शोर 120 डेसिबल का होता है और ज्वालामुखी विस्फोट से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो 190 डेसिबल की तीव्रता उत्पन्न करती है। हम लोग ध्वनि प्रदूषण के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़े। ग्रीन मफलर क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, उसके बाद कौन सा मानवीय या प्राकृतिक क्रियाकलाप ध्वनि की तीव्रता को उत्पन्न करता है और उसकी मात्रा कितनी होती है, मात्रा डेसिबल में मापी जाती है। ठीक, तो हम लोग पढ़े। ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसको बार बार पढ़िए और याद करिए, तो ये सब चीज़ें आपको अपने आप आसान लगने लगेंगी और परीक्षा में प्रश्न के ऑप्शन में जैसे ही आप देखेंगे तो उसको सही टिक कर देंगे। अब जो अगला प्रदूषण का प्रकार था प्रमुख, उसमें मृदा प्रदूषण की बात करते हैं। मृदा प्रदूषण कुछ प्राकृतिक व मानव जनित कारणों से जब मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है, कमी होता है, तो इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। जैसे जो हमारी मृदा है, मृदा मतलब धरातल की ऊपरी सतह, मृदा मतलब धरातल की ऊपरी सतह। ठीक, तो मृदा में जो आवश्यक घटक होते हैं, वायु, जल, जीवांश, खनिज, इनकी जब गुणवत्ता में कमी आती है तो इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब वो कमी कैसे आती है उनकी गुणवत्ता में? इसके कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं व कुछ मानवजनित कारण होते हैं। तो मृदा प्रदूषण की हम सामान्य परिभाषा देंगे कि कुछ प्राकृतिक व मानवजनित कारणों से जब मृदा की गुणवत्ता का ह्रास होता है तो इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? कृषिजन्य कारण है, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा मृदा प्रदूषण होता है, वनों के विनाश से मृदा प्रदूषण होता है, प्राकृतिक कारण भी हैं जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। मृदा के प्रदूषण या अपरदन, मतलब मृदा का अगर अपरदन भी होगा तो वो मृदा प्रदूषण के तहत आएगा। अब कृषिजन्य कारणों में क्या है? जैसे हम प्रयोग करते हैं फसलों में रसायनों व कीटनाशियों का प्रयोग, रसायन और कीटनाशी, रसायन व कीटनाशी। लेकिन इसका कौन सा प्रयोग? इसका जो प्रयोग होता है वो मतलब अनुपातिक रूप में अनुपातिक रूप में
ज़्यादा होता है। घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा, जैसे जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं वो अपना जो अपशिष्ट होता है उसको जब भेजती है तो वो मृदा के जो ऊपरी सतह में ये अपशिष्ट जमा हो जाते हैं और हमारी मृदा की गुणवत्ता को कम करते हैं। घरेलू अपशिष्ट जैसे नहाने के बाद जो झाग होता है वो मृदा के ऊपरी सतह में रिस कर मृदा की गुणवत्ता को कम करता है। हमारे जो सतही जल है, भूसतही जल, जो पीने वाला पानी होता है वो उसको भी दूषित करता है। वनों का विनाश होगा तो मृदा अपरदन होगा, मृदा अपरदन होगा तो मृदा प्रदूषण होगा। प्राकृतिक कारण क्या होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, इनसे भी मृदा ह्रास होती है। ठीक, तो हम मृदा प्रदूषण को पढ़े, उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। कृषिजन्य कारण, घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा, ये सब तो सामान्य बातें हैं। परीक्षा की दृष्टि से 4-5 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको हम देखेंगे। देखिए, रेंगती मृत्यु की संज्ञा किसे दी गई है, तो जो जैवनाशी रसायन होते हैं, जैवनाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु की संज्ञा दी गई है। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। ठीक, अगला है कि मृदा के प्रदूषण नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं, तो उपाय तो ढेर सारे हैं। उसमें से परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण उपाय हैं उनको देखते हैं। पहले समन्वित कीट प्रबंध प्रणाली को अपनाया जाए, समन्वित कीट प्रबंध प्रणाली को अपनाया जाए। उसके बाद राइजोबियम जैसे जो जैव उर्वरक हैं उनके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, अर्थात जो NPK, यूरिया जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं यूरिया डाई, जो इसका उपयोग है इसके उपयोग को न्यून किया जाए, इसके उपयोग को क्या किया जाए, न्यून किया जाए। और जैव उर्वरक का जो प्रयोग है, जैव NPK अर्थात सामान्य भाषा में यूरिया डाई के उपयोग को न्यून किया जाए, जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, उसके बाद क्या किया जाए, फसल प्रबंधन, फसल चक्र को अपनाया जाए। मतलब किस फसल के बाद कौन सी फसल बोने पे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम नहीं होगी, इस पर बल दिया जाए। अब अगला जो प्रदूषण का हम लोगों का प्रकार है ई अपशिष्ट प्रदूषण। ई अपशिष्ट से, जैसे हम पिछली कक्षा में ई अपशिष्ट के बारे में बहुत विस्तार से पढ़े हैं, अपशिष्ट एवं उसका प्रबंधन नाम से हमारी वीडियो है, हमारे इल्विन क्लासेस चैनल पर वीडियोस में जाएंगे और आप उसको देखकर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा प्रदूषण का अगला प्रकार है और अंतिम प्रकार है, प्रमुख रूप से जो परीक्षा की दृष्टि से हमने अपने अध्ययन दृष्टि से उसको जो वर्गीकृत किया है, तो ई अपशिष्ट प्रदूषण है। ई अपशिष्ट प्रदूषण मतलब उपयोगोपरांत अनुपयोगी हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ई अपशिष्ट कहते हैं, और उनसे जो गैसें या सामान जो होते हैं उनसे जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, ई अपशिष्ट प्रदूषण। इसके सोर्स क्या है, इसके सोर्स हैं हमारा अनुपयोगी मोबाइल फ़ोन घरों में पड़ा रहता है, उससे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन, जितने इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन सब से हमारा क्या होता है, ई अपशिष्ट प्रदूषण होता है। ई अपशिष्ट का दुष्प्रभाव क्या है? ई अपशिष्ट का दुष्प्रभाव है कि ये हमारे वायुमंडल में पहुंचकर मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण व जीव जगत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। प्रभावित तो करते हैं, लेकिन किस रूप में? नकारात्मक रूप में। ये हमारे पर्यावरण में पहुंचकर स्वास्थ्य, जीव जगत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक, अब जो ई अपशिष्ट है उनसे जो गैसें उत्सर्जित होती हैं, ठीक, उन गैसों से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, एक एक करके उसको हम देखेंगे। देखिए,
आर्सेनिक। आर्सेनिक, इससे क्या होता है? फेफड़े का कैंसर, त्वचा कैंसर तथा तंत्रिका क्षति जैसे रोग होते हैं। आर्सेनिक क्या है? फेफड़ों के कैंसर के लिए, त्वचा कैंसर के लिए और तंत्रिका क्षति के लिए जिम्मेदार तत्व है। दूसरा जो हमारा है सीसा। सीसा से क्या होता है? सीसा मतलब लेड। लेड किडनी व दिमाग को दुष्प्रभावित करता है। पारा, पारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग जैसा कि मैं पिछले अध्याय में पढ़ा चुका हूँ, जापान में मिनीमाता खाड़ी थी, उसमें एक कंपनी थी जिसका पानी रिस रिस के उस खाड़ी में गिरता था। ये 1950 के आसपास की घटना है और उस खाड़ी में का नाम मिनीमाता था और उस खाड़ी में जो मछलियाँ रहती थी उस दूषित पानी को पी और उस मछलियों को खाने के बाद वो जो लोग उस मछली को खाए उसमें एक रोग उत्पन्न हो गया। शोध के बाद ये पता चला कि ये मछलियाँ दूषित जल को पीती है जिसमें पारा पूरे तरीके से घुल मिल गया है। तो उसी खाड़ी के नाम पर इस रोग का नाम मिनीमाता रोग हुआ। ये कई बार पूछा गया है कि मिनीमाता रोग किससे होता है? तो मिनीमाता रोग पारे से होता है। ठीक, उसके बाद एक पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी विकार। पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है? श्वसन संबंधी विकार। ठीक, उसके बाद अगला जो हमारा तत्व है सेलेनियम। सेलेनियम से सेलेनासिस रोग होता है। सेलेनासिस नामक रोग, इसमें देखिए 2 प्रश्न हैं। सेलेनियम से क्या होता है? सेलेनासिस नामक रोग होता है, या पूछेगा कि सेलेनासिस रोग किससे होता है? तो सेलेनियम से होता है। इस रोग में क्या होता है? सेलेनासिस जो रोग है उसमें बालों को क्षति पहुंचती है, नाखूनों का भंगूर होना आदि जो मानव अंग को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक, जैसे नाखून भंगूर हो जाएंगे, नाखून कट जाते हैं, बाल हमारे कमज़ोर होंगे, झड़ेंगे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सा है? सेलेनासिस रोग। सेलेनासिस रोग किससे होता है? सेलेनियम से होता है। अगला जो हम लोगों का है बोरिलियम। बोरिलियम, इससे क्या होता है? कैंसर होता है, श्वसन संबंधी बीमारी होती है। ठीक, अब ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा ई कचरा अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया गया है जो ई अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। ई अपशिष्ट सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ है? 1 नंबर पे चीन और 2 नंबर पे भारत। ठीक, हम लोग पर्यावरण प्रदूषण और उसमें महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रदूषण के जो प्रकार है उनको पढ़े, उनके प्रबंधन की विधियों को जाने। यह जो चैप्टर था वो अति महत्वपूर्ण था। हमने पढ़ा जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ई अपशिष्ट तथा इन सब के कारक और उन कारकों का प्राकृतिक जगत हो चाहे मानव जगत हो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। आगे की कक्षा में हम इससे आगे पढ़ेंगे, वन एवं वन्य जीव एवं अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।